क्या खाड़ी के दो सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब और ईरान अब एक ही सैन्य छाते के नीचे आने वाले हैं? क्या अमेरिका और इसराइल को घेरने के लिए मुस्लिम देशों का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार हो रहा है जिसकी कमान पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी और ईरान के हाथों में होगी? जी हाँ, ईरान की संसदीय समाचार एजेंसी खाना मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को एक दिए इंटरव्यू में यह कहकर सनसनी फैला दी कि ईरान को मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है और तेहरान इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। आखिर इस दावे का सच क्या है और अगर ईरान इसमें शामिल हो गया तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, खासकर इसराइल पर? 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में स्पष्ट नियम है, अगर एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। अब ईरानी संसद की मीडिया विंग के प्रमुख मेहदी रहीमी ने दावा किया है कि तीनों देशों ने ईरान को भी इस ऐतिहासिक गुट में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा है। रहीमी के मुताबिक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी ढांचा खड़ा होना ईरान की कूटनीतिक जीत है। हालांकि अभी तक न तो ईरानी विदेश मंत्रालय और न ही सऊदी, तुर्की या पाकिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने इस न्योते को औपचारिक पुष्टि की है। ऐसे में अगर यह दावा सच साबित हो गया तो तेहरान इस ब्लॉक में शामिल होता है तो मध्य पूर्व के तमाम पुराने समीकरण एक बार में ही ध्वस्त हो जाएंगे। दशकों तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे सऊदी अरब और ईरान का एक रक्षा मंच पर आना अमेरिका और इसराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। तुर्की पहले ही साफ कर चुका है कि वह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक और किसी देश के खिलाफ नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की परमाणु ताकत, तुर्की की आधुनिक सेना, सऊदी की वित्तीय शक्ति और ईरान की मिसाइल क्षमता एक साथ आती है तो इसराइल की रणनीतिक घेराबंदी पूरी तरह पस्त हो जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जो तीनों देश अमेरिका के मित्र देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान, सऊदी या फिर तुर्की हो, वो क्या ईरान जैसे दुश्मन को अपने गुट में शामिल करेंगे? एक तरफ पाकिस्तान खुद को इस्लामिक नेटो का मुख्य रणनीतिकार पिलर बताकर शेखी बगाड़ने में लगा है, दूसरी तरफ खाड़ी देशों में उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाल ही में मार्च से जुलाई के बीच 6 खाड़ी देशों ने 20,000 से अधिक पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट कर दिया है। पाकिस्तान नागरिकों पर भीख मांगने, ओवरस्टे करने और अपराधों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक तरफ पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य साख चमकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके नागरिकों के साथ खाड़ी देशों का यह सलूक इस्लामाबाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन चुका है। ईरान के इस नए सैन्य ब्लॉक में एंट्री अगर हकीकत बनती है तो यह अमेरिका के एक छत्र प्रभाव को खत्म कर सकता है और एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा युग की शुरुआत करेगी। अब देखना यह हो जाता है कि रियाद और वाशिंगटन इस दावे पर क्या आधिकारिक रुख अपनाते हैं या फिर अंकारा या इस्लामाबाद की ओर से क्या इस पर कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाएगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप लाइव हिंदुस्तान। अमेरिका के 2 बेहतर दोस्तों में शुमार तुर्की, इसराइल इन दिनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। पहले जुबानी जंग थी, लेकिन अब सीरिया में इसराइली हमले के बाद जमीन पर जंग की स्थिति बन चुकी है। लेकिन सवाल है, क्या इसराइल इतना पावरफुल है कि वो तुर्की से जंग में भारी पड़े? वो इसराइल जो खाड़ी देशों में हर वक्त किसी न किसी जंग के मुहाने पर रहता है या फिर जंग में रहता है, अब वो धीरे धीरे बाहर भी पैर पसारने लगा। तुर्की की ओर से कहा गया कि वो ईरान नहीं है और नेतन्याहू भूल ना करें, तो नेतन्याहू की तरफ से जवाब दिया गया कि इसराइल जिसे सुरक्षा खतरा मानेगा उसे कतई नहीं छोड़ेगा। पर सवाल है, दोनों देशों के पास पावर कितना है? हाल के दिनों में अर्दवान और नेतन्याहू ने एक दूसरे पर जमकर तीखे हमले किए थे। अर्दवान जहां खुलेआम इसराइल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का कहना है कि अर्दवान का शासन पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। लेकिन अगर आज के दौर में दोनों देशों की वास्तविक सैन्य ताकत की तुलना करेंगे तो जमीन और समंदर के मोर्चे पर तुर्की इसराइल से बहुत आगे दिखता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जबकि इसराइल 15वें नंबर पर आता है। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, 2200 से ज्यादा टैंक और समंदर में 180 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जो इसराइल के मुकाबले 2 गुने या फिर 3 गुने हैं। तुर्की की असली ताकत का गेम चेंजर है उसका खुद का 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट कान। तुर्की ने इस विमान का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उसे अमेरिका से अत्याधुनिक इंजनों और कुछ खास तकनीकों की जरूरत है। हाल ही में ट्रंप के अंकारा दौरे के दौरान चर्चा इसकी थी कि ट्रंप ने तुर्की को इंजन देने के लिए हामी भरी है।
जो वैश्विक मीडिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट बनी थी। ऐसे में अगर अमेरिका से तुर्की को वो जरूरी इंजन और तकनीकी मिल जाती है तो तुर्की अपने कान लड़ाकू विमानों की फौज खड़ी कर देगा, और अगर इसके साथ उसे अमेरिका से F-35 भी मिल जाए तो तुर्की की वायुसेना इसराइल के बराबर या फिर उससे कहीं आगे ज्यादा निकल जाएगी। जब तुर्की के पास F-35 और खुद का कान फाइटर जेट दोनों होंगे तो इसराइल का दशकों पुराना हवाई वर्चस्व भी एक झटके में खत्म हो जाएगा। यही वो डर है जिससे इसराइल इस वक्त सबसे ज्यादा घबराया है। लेकिन इसराइल के पास जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो यह है कि उसकी आसमानी ताकत। इसराइल के पास अमेरिका के दिए हुए 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो तुर्की के पास नहीं है। इसी एयर सुपीरियरिटी यानी हवाई श्रेष्ठता के दम पर इसराइल आज पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान पर अकेले राज करता है। लेकिन जैसे तुर्की को अमेरिका से F-35 और उसके अपने कान जेट के लिए इंजन मिल जाएंगे तो ये पूरा ग्राफिक अपने आप बदल जाएगा और इसराइल की इकलौती बढ़त भी खत्म हो जाएगी। लेकिन गौर करना होगा तुर्की के ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी, जो काफी तेज है और अपने आप में खतरनाक मानी जाती है। ऐसे में सीरिया में इसराइल के हमले के बाद अब पूरी दुनिया दोनों देशों के मिलिट्री कंपैरिजन को इत्मीनान से देख रही है। सवाल उठ रहे हैं, क्या एक विस्फोटक युद्ध की नींव रखी जा रही है? तुर्की इसराइल में जंग जैसी स्थिति की कयासबाजी शुरू हो गई है। हर घंटे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति हों या फिर इस्राएली प्रधानमंत्री, दोनों के बीच हालिया जुबानी जंग के बाद अब तीसरे देश सीरिया में दोनों की ताकत का जोर आजमाइश जारी है। उत्तर पश्चिम सीरिया के इडलिम प्रांत में स्थित अबू अल खुदूर सैन्य हवाई अड्डे पर 18 अगस्त की सुबह 8 ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। दावा है कि यह हमला इसराइल ने उस वक्त किया जब तुर्की की सेना इस एयरबेस को दुरुस्त करने और वहां अपनी तैनाती की तैयारी कर रही थी। इस हमले के बाद अमेरिका के नाटो सहयोगी तुर्की ने इसराइल पर झूठे बहाने बनाकर हमला करने का आरोप लगाया, तो वहीं वाशिंगटन ने भी इसे एक अनावश्यक तनाव करार दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इस हमले की असली वजह सिर्फ तुर्की को रोकना नहीं बल्कि इसराइल के भीतर मची राजनीतिक उथल पुथल है। इसराइल में आगामी आम चुनाव के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति बेहद नाजुक बन चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध को बनाए रखना नेतन्याहू के लिए राजनीतिक जरूरत बन चुका है। उत्तर पश्चिम सीरिया का अबू अल दुहूर सैन्य हवाई अड्डा साल 2013 में विद्रोहियों के कब्जे के बाद से लगभग निष्क्रिय पड़ा था। 2024 में असद शासन के पतन के बाद जब नई सीरियाई सरकार देश के सैन्य ढांचे को दोबारा खड़ा कर रही थी, तब तुर्की ने इस एयरबेस के रनवे और डिपो के पुनर्निर्माण में मदद शुरू की। लेकिन 18 अगस्त की सुबह इसराइल ने इस बेस के रनवे और स्टोरेज फैसिलिटी पर 8 मिसाइलें दाग दी। इसराइल का दावा था कि वह तुर्की की संभावित सैन्य तैनाती और हथियारों के जमावड़े को रोकना चाहता है, जो मौजूदा सुरक्षा संतुलन का उल्लंघन है। हालांकि तुर्की ने बेस पर अपने सैनिकों की मौजूदगी से साफ तौर पर इनकार किया और इसराइल पर झूठे दावों के सहारे हमला करने का आरोप लगाया। इस हमले का सबसे अहम पहलू इसराइल की आंतरिक राजनीति से जुड़ा है। इसराइल में चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जन समर्थन में भारी गिरावट दर्ज की गई। लिकुड पार्टी के भीतर प्राइमरी चुनावों के बावजूद जनमत सर्वेक्षणों में विपक्षी गठबंधन आगे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और इसराइली विशेषज्ञों की माने तो घरेलू मोर्चे पर घिरे नेतन्याहू के लिए सत्ता में टिके रहने का सबसे आसान रास्ता सुरक्षा संकट को बनाए रखना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक देश युद्ध या फिर गंभीर सुरक्षा खतरे की स्थिति में रहता है, तब तक राजनीतिक बदलाव कठिन होता है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले सीरिया में तुर्की जैसी शक्तिशाली पड़ोसी देश से सीधे टकराव का जोखिम उठाकर नेतन्याहू ने एक बड़ा राजनीतिक जुआ खेला। हालांकि नेतन्याहू का यह दाव उनके लिए और इसराइल के कूटनीतिक संबंधों के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा, हम इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइली आक्रामकता को रोकने की अपील करते हैं। दूसरी ओर इसराइल के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका ने भी इस सैन्य कार्रवाई से दूरी बना ली। सीरिया के लिए अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने स्पष्ट किया कि यह मामला एक अनावश्यक तनाव है जो क्षेत्र की स्थिरता के खिलाफ है। अमेरिका का यह कड़ा रुख दर्शाता है कि वाशिंगटन अब चुनाव से पहले नेतन्याहू के सैन्य अभियानों का अंधा समर्थन करने के मूड में नहीं। सीरिया में हुआ यह हमला साफ इशारा भी करता है कि इसराइल की चुनावी राजनीति अब पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्रीय संतुलन को खतरे में डाल रही है। अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए नेतन्याहू ने सीरिया को एक नया युद्ध क्षेत्र बना दिया। लेकिन वाशिंगटन और अंकारा की बढ़ते दबाव से ऐसा लगता है कि चुनाव से ठीक पहले खेला गया यह दांव खुद नेतन्याहू के लिए
उल्टा पड़ सकता है।